expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over the suit amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of its ordinary jurisdiction. अभी आ कहाँ से रहा है? ये नहीं. देखिए, so far as jurisdiction is concerned, the civil court has two type of jurisdiction. One is pecuniary jurisdiction and other is territorial jurisdiction. Section 6 CPC does not vest any jurisdiction to the civil court, but it puts a reader on the jurisdiction of the civil court that the civil court shall not entertain any suit which is beyond its pecuniary jurisdiction. Am I clear? Yes, sir. आती कहाँ से सर? रूल से आ रही है. हाँ, अब आइए, अब सही जगह पर आ गए. जब भी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात होगी तो उसके लिए एक ही एक्ट है. उस एक्ट का नाम है, शॉर्ट में लोग बोलते हैं, सिविल कोर्ट एक्ट. पूरा नाम उसका है दी बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887. समझ गए? वो सिविल कोर्ट रूल्स जो आप लोग को मिलेगा, ये जो मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास है ना, वो बहुत छोटा सा एक्ट है, 22-23 सेक्शन उसमें है, उसके उसी में वो दिया हुआ है वो एक्ट. और पिक्यूनरी जुरिडिक्शन इज ऑलवेज चेंजेबल, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जनरली फिक्स रहता है, लेकिन वो भी चेंज हो सकता है. सर यहाँ पे एक चीज, मतलब सॉरी, बोलिए. जो पहले जो क्वेश्चन आपने रेज किया था कि दिल्ली का प्रॉपर्टी है एक और पटना का प्रॉपर्टी है, माय आंसर वाज कि दिल्ली का प्रॉपर्टी है तो वो पटना में केस नहीं फाइल कर सकता बिकॉज उसका जुरिसडिक्शन है. लेकिन आपने कहा था कि ये वो कर सकता है, किस ग्राउंड पे कर सकता है? देखिए ना, वो सेक्शन 16, कौन सेक्शन पढ़े थे? 17. सेक्शन 17 जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कह रहा है, वेयर अ सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग कमिशन फॉर रॉन्ग्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ, जो विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स. तो ये तो वो वाली प्रॉपर्टी होगी जो एक ही प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट जुरिसडिक्शन में फॉल कर रही है. मान लीजिए कि वो एक ही नहीं वैसा एक ही के लिए 18. एक ही प्रॉपर्टी दो जुरिडिक्शन में नहीं हो सकता है. वो अभी का यहाँ पर कल पर 2-3 दिन पहले न्यूज़ देखे थे, पता नहीं आप लोग देखे, एक यहाँ पे स्पेन या कहाँ का दिखा रहा था, फॉरेन कंट्रीज का एक होटल है जिसका आधा हिस्सा एक कंट्री में, आधा हिस्सा दूसरे, जर्मनी और किसका था. हाँ, तो वैसा प्रॉपर्टी नहीं है, वैसा रेयरली कभी हो सकता है. हाँ, नहीं, आप तक कंफ्यूज कर गया. आई वांट टू मेक इट क्लियर. ध्यान दीजिए आप लोग. अभी जो हमने कहा कि एक प्रॉपर्टी पट्टा में, सपोज कर लिए कि एक प्रॉपर्टी ये है ना, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, दो अलग अलग प्रॉपर्टी है. वो तो दोनों, वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी होगी. दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो इसके प्रॉपर्टी, पटना के प्रॉपर्टी का पटना कोर्ट का जुडिक्शन है, इतना तो क्लियर है. और दिल्ली का प्रॉपर्टी का दिल्ली कोर्ट का जुडिक्शन है. लेकिन अगर दोनों एक ही सूट में इन्वॉल्व है, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, और सूट एक ही है. हाँ, ये बेसिक चीज बता रहे हैं, इसका फिर एक्सेप्शन भी बताएंगे. सर मुझे एक चीज से संबंधित पूछनी थी सर. हाँ. जैसे मतलब अब जैसे ये कैसे डिसाइड होगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ही है? जैसे कि मतलब बेसिक रूल तो ये 15 के हिसाब 16 के हिसाब से कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थित है उसी की कोर्ट में जिसके ऊपर जिसका उसके ऊपर क्षेत्राधिकार है वही उसको क्या कहते हैं उसी में सूट जाएगा. अब जैसे कि ये एग्जांपल कौन सा होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिसमें हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी सेम है परंतु दो कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार में आ रही, मतलब ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, किस कोर्ट से संबंधित? एक प्रॉपर्टी दो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में हो ही नहीं सकता. ओके, तो मतलब जैसे ये कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो व्हिच इज सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स,
अनसर्टेनिटी है तो, अगर होगी नहीं, हाँ, अनसर्टेनिटी होगी तो हाँ, और तो सर, पता एक नहीं होता। example हाँ, हाँ। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, 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 ऐसा हो हाँ, नहीं सकता हाँ। कि जुरिडिक्शन में हो। अब बहुत 18 उसके लिए हो गया। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ सर, सर, देखिए, आप उसको समझने का तरीका है, जो कैटेगरी दिया हुआ है 15 में क्या है, पहले वहां से अब आपको बताना पड़ेगा। पहले 15 पढ़िए, 15 में सर ये है कि मतलब पढ़ लिए धीरे धीरे, तब बताइए व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट्स एनी लॉ सूट्स फॉर द 15 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अब धीरे धीरे पढ़िए ना, हम तब बोलिए, पढ़ लीजिए, अब समझ के तब बोलिए। सर 15 पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, जी सर। मन से। पढ़ लिया सर। अब बताइए व्हाट यू अंडरस्टूड अबाउट सेक्शन 15 CPC so far as jurisdiction is concerned, but remind it, this jurisdiction is not with respect to the exercise of power by the court. ये आप समझिए जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। It is for the plaintiff who wants to approach the civil court for getting any relief. अब बताइए कि सेक्शन 15 क्या कहता है। सर एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। हाँ, मतलब पिक्यूनरी से संबंधित होगा। तो इससे क्या समझे आप, यही बताइए। कि सर जैसे मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसकी कुछ वैल्यूएशन है और वैल्यूएशन ऐसी है जो कायदे से 2-3 कोर्ट्स में आ सकती है, तो जो लोएस्ट कोर्ट होगी, जो कॉम्पिटेंट होगी, इसको ट्राई करने में, जैसे आपने कहा अभी 5 लाख का केस तो सब जज के में जाएगा, हालांकि उससे ऊपर होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के में जाएगा। एक हमारी प्रॉपर्टी अगर 5 लाख से कम की है तो हम उसी सब जज वाली कोर्ट में फाइल करेंगे। ठीक है, ये आप ठीक समझे। सीधा मतलब यही हुआ कि जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा, जी लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट में ही वो सूट फाइल होगा। तो लोएस्ट ग्रेड का मतलब क्या हुआ? लोएस्ट ग्रेड का मतलब हुआ इंफीरियर कोर्ट, जिसका की जुडिक्शन पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट का पिक्यूनरी जुडिक्शन उसी के अंतर्गत आता हो। तो आप उसके उदाहरण दे के समझाते हैं कि प्रॉपर्टी का हमको केस फाइल करना है, इसका 5 लाख वैल्यूएशन है। तो हमारे यहाँ कोर्ट, सिविल कोर्ट यहाँ बिहार में क्या है? मुंसिफ कोर्ट, सब जज कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 कोर्ट है जो सिविल कोर्ट है, ये तो जान रहे हैं। अभी डिजिग्नेशन चेंज हो गया, मुंसिफ को आप लोग का अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा होगा सिविल जज जूनियर डिवीजन, जान रहे हैं, और सिविल जज सीनियर डिवीजन सब जज हो गए, और डिस्ट्रिक्ट जज है। तो आपका जुडिक्शन जो पुराने एक्ट में मुंसिफ का था, बाद में वो 2013 में सिविल कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट करके डिजिग्नेशन भी वहाँ पर अमेंड कर दिया गया है। इसलिए बोलचाल की भाषा में अभी भी आप जहाँ पोस्टेड है देखिएगा, लोग मुंसिफ सब जज अभी भी वकील लोग लिख रहे हैं, जज लोग भी मुंसिफ सब जज लिख रहे हैं। कुछ कंसस हैं तो वो लोग लिख देते हैं सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन सिविल जज। तो एज ए मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी मस्ट बी विजिलेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बहुत स्मॉल चीज़ है, छोटी बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए, लोग नहीं देते हैं, गलतियां होती है। बहुत बार हम एक उदाहरण देते हैं, क्लास में दिए हैं, हम लोग के यहाँ बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषी प्रदेश है, लेकिन यहाँ मगध में कई रेंज है, बिजरापारा में है तो भोजपुरी है, नॉर्थ में मिथिला का है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर लोग पूछेगा, कोई आदमी जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, तो कहेगा आटा पिसाने जा रहे हैं। तो पहले से पिसा, आटा तो कोई पिसाता नहीं है, लेकिन बोलने वाला समझ रहा है और सुनने वाला भी समझ जाता है। क्या जा रहा है पिसाने के लिए? कोई आदमी माने मिल में गेहूं, मक्का, चावल कुछ भी पिसा सकता है। उसी तरह से बोलता है कि तेल पिराने जा रहे हैं, मिल में तेल पिराने था, तेल तो पिराई होने के बाद निकलता है, जिसको कोल्ड प्रेस, जो घानी तेल सरसों का, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। तो कोल्ड प्रेस कोल्हू से पहले चलता था, बैल चलाता था, अभी मशीन आ गया है, और ज़्यादातर जो रिफाइंड बनता है वो सब तो हॉट प्रेस रहता है। तो ये बोलचाल की भाषा है, गलत है, लेकिन रिकॉग्नाइज हो गया है, कोई नहीं टोकता है। तो उसी तरह से अब मुंसिफ का डिजिग्नेशन चेंज हुए हो गया
7 साल हो गया, लेकिन अभी तक लोग मुंसिफ लिख रहे हैं। सब जज का 7 साल पहले 2013 में अमेंडमेंट आ गया सिविल कोड एक्ट। तो ये बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट का नाम हो गया शॉर्ट में सिविल कोड एक्ट। तो ये पूरे बंगाल, पूरा बिहार, अर्स्टवाइल बिहार यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा अब प्लस यूपी पूरा इंक्लूडिंग उत्तराखंड, इतना में एक ही है, एक ही सिविल कोड का प्रोसीजर आपको मिलेगा। फिर सेंट्रल प्रोविंस, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब का एक दूसरा है सिविल कोड एक्ट, और साउथ का एक तीसरा सिविल कोड है। 3 सिविल कोड एक्ट। इसलिए वो पहले से वहाँ पर जुडिक्शन सिविल जज वगैरह का दूसरे स्टेट में आपको मिलता था, जबकि यहाँ मुंसिफ था तो वहाँ पर सिविल जज कहलाते थे। और मद्रास वगैरह में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ करके भी डिजिग्नेशन है, अलग अलग, वो सिविल कोड एक्ट के वजह से वेरिएशन है। तो यहाँ पर कोर्ट्स का जो कंस्टिट्यूशन हुआ है वो सिविल कोड एक्ट के तहत ही हुआ है। सिविल कोड का कंस्टिट्यूशन आपके सीपीसी के अंतर्गत नहीं हुआ है। तो जो कंस्टिट्यूट किया है सिविल कोड, जो एक्ट, जिस एक्ट के द्वारा कंस्टिट्यूट हुआ है, वो एक्ट ही आपको जुडिक्शन देता है। वही पिक्यूनरी जुडिक्शन भी देता है और वही टेरिटोरियल जुडिक्शन भी देता है। सिविल कोड रूल्स लाओ, तो सिविल कोड रूल्स लाओ। सर एक चीज और, जो सेक्शन 17 है उसके बेस्ट एग्जांपल के लिए कैन वी टेक द पार्टीशन सूट, क्योंकि अगर प्लेंटिफ यहाँ रह रहा है और 3-4 प्रॉपर्टीज है उनसे पार्टीशन फाइल कर रहे हैं आप, उस तरीके का सूट जो है वो मैं सेक्शन 17 में ये मान के चलूंगी कि वो पटना भी फाइल कर सकता है। बट अगर पर्टिकुलरली रेंट है, एविक्शन है या टाइटल सूट का डिक्लेरेशन है इन रिस्पेक्ट टू दिल्ली प्रॉपर्टी, तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं, पटना प्रॉपर्टी के लिए पटना जाना नहीं, टाइटल सूट भी किसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सूट, 2 अलग अलग प्रॉपर्टी है या 3 अलग अलग प्रॉपर्टी है या 4 अलग अलग प्रॉपर्टी है और डिफरेंट कोर्ट के जुरिडिक्शन में अगर है, सेम पार्टीज के बीच में है, कॉमन, सेम पर्सन ही क्लेम कर रहा है, हाँ हाँ तो हाँ, वो पटना में भी एक ही जगह कर सकता है। हाँ, बट अगर उसका रेंट से रिलेटेड होगा तो उसको दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं, रेंट का सूट अगर होगा तो टेनेंट डिफेंडेंट जो है वहाँ मकान में रह रहा है, तो रेंट सूट यहाँ पटना में प्लेंटिफ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, वहाँ ही होगा। हाँ हाँ, बट अगर टाइटल सूट आ रहा है या पार्टीशन सूट आ रहा है तो वहाँ पे पर्टिकुलर उसका लोकेशन इज नॉट। रेंट सूट का जहाँ पर साइटेशन है, उसका मकान जहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, उसी कोर्ट को जुडिक्शन है, और उसका पिक्यूनरी जुडिक्शन डिसाइड करने का अलग तरीका है, उसका एनुअल रेंटल वैल्यू के हिसाब से होता है। हाँ। तो पहला चीज, व्हाट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू दैट from where jurisdiction is vested to the civil code, the simple answer is civil code act. हाँ, लॉन्ग फॉर्म में बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट। क्लियर? यस सर, नो डाउट। अब उसमें सेक्शन सब देखिएगा, किस सेक्शन में किसको जुडिक्शन है। तो ओरिजिनल एक्ट में जब मुंसिफ का जुडिक्शन बना था, जिस समय एक्ट, तो मुंसिफ का जुडिक्शन था सिर्फ 1000 रुपया, एडिशनल मुंसिफ का था 500 रुपया। और 1887 में उसके बाद बढ़ के हुआ 5000, 5000 के बाद हुआ 20,000, 20,000 के बाद हुआ 30,000, 30,000 के बाद हुआ 60,000, 60,000 के बाद होगा 1,50,000। आज के तारीख में लिख लीजिए, मुंसिफ का जुडिक्शन है 1,50,000। और बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए था, अभी बढ़ेगा, ये 20 लाख होने वाला है। और सब जज का जुडिक्शन अनलिमिटेड है। समझ गए? और डिस्ट्रिक्ट जज का जुडिक्शन एज ए अपीलेट कोर्ट पहले 10,000 से नीचे था 1 रुपया। यहाँ पर एज ए ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं जुडिक्शन है। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रायल नहीं होता है, मालूम है कि नहीं? सिविल केस डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ नहीं फाइल हो सकता है। उसकी 2 वजह है। क्यों नहीं होता है? तो अगर आज के तारीख में लीजिए, अगर 1.5 लाख से नीचे का सूट है तो हम कहाँ फाइल करेंगे? मुंसिफ के यहाँ। तो ये हु विल डिसाइड इट?
कोर्ट को ही नहीं देखता है, वो पार्टी जो सूट फाइल करना चाहता है वो देखेगा कि हमारा 1.5 लाख से नीचे है तो मुंसिफ कोर्ट में जाएगा। अब मुंसिफ कौन सा मुंसिफ, एक एक सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 10, 15, 20 मुंसिफ होते हैं। वो सब एडिशनल होते हैं सर, एक ही मुंसिफ होता है। हाँ फाइल म्युनिसिपल कोर्ट में होगा। हाँ, तो परमानेंट कोर्ट होता है, एक ही होता है, अब बाद में वो ट्रांसफर होता है। तो आज के तारीख में एडिशनल मुंसिफ और एडिशनल सब जज का भी कंसेप्ट खत्म हो गया। पहले लोग एडिशनल मुंसिफ सब जज कहलाते थे। तो एक कोर्ट जहाँ फाइल होता है उसको कहा जाता है परमानेंट कोर्ट, ये एबॉलिश नहीं होता है। तो मुंसिफ कोर्ट एंड सब जज कोर्ट, इन अदर वर्ड्स सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड सिविल जज सीनियर डिवीजन, both courts are permanent courts where suits are being filed. District court is also a permanent court, but suits are not being filed in the court of district judge. तब लिटिगेंट को 2 ही ऑप्शन है कि मुंसिफ में होगा कि सब जज में होगा, सो फार एज पिक्यूनरी जुडिक्शन इज कंसर्न। तो आज के तारीख में 1,50,000 अगर वैल्यू है सूट का, तो मुंसिफ क्या होगा? अगर 1 रुपया बढ़ गया 1,51,000 तो सब जज क्या? तो जैसे हमारी पोजीशन में यहाँ पे 4 मुंसिफ है, 1, 2, 3, 4, ये सारे परमानेंट कोर्ट है ना। एडिशनल मुंसिफ सीजीएम के साथ बना रखे हैं, JM1 कम। अब उसी का एक्चुअली दे आर एडिशनल, दीज एडिशनल कोर्ट मे बी फॉर्म एट एनी टाइम एंड मे बी अबॉलिश्ड एज पर दी वर्कलोड। अगर बहुत ज़्यादा केस आ गया तो 2-3 एडिशनल कोर्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब एडिशनल सब्सटेंस वही रह गया, फॉर्म चेंज कर गया। एडिशनल की जगह 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 सब्जेक्ट में भी 1, 2, 3, 4 है। सब हो गया। अब जैसे सीजीएम जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट सबऑर्डिनेट जज सीजीएम होते हैं, लेकिन वो सब जज 2 होता है। सीजीएम जब सिविल का काम करेगा तो सब जज 2 होगा, और नेक्स्ट सीनियर वो सब जज 1 कहलाता है, यानी कि सीनियर डिवीजन जज सिविल सीनियर डिवीजन 1, नंबर 1। तो सर 1 के साथ ही सब कुछ फाइल होता है, जो फर्स्ट वाला होता है हाँ, वो परमानेंट कोर्ट होगा, परमानेंट, हाँ, बाकी एडिशनल टाइप का। तो जब भी सूट फाइल होगा वहीं फाइल होगा। तो इट इज़ फॉर द लिटिगेंट टू ऑप्ट। आपके यहाँ अगर मान लीजिए आप सब जज हैं, आपके यहाँ 1.5 लाख से नीचे का सूट फाइल हो गया, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू हाउ टू डील इट। तो आप देखेंगे कि पिक्यूनरी जुडिक्शन तो मुंसिफ का है, देन यू विल रिटर्न इट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 10 CPC विल अप्लाई। हाँ, रिटर्न ऑफ द प्लेंट विल अप्लाई। इसलिए कोर्ट सेक्शन 15 जो इम्पोर्टेंस है सेक्शन 15 का इस बात के लिए है कि एवरी सूट हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो लोएस्ट ग्रेड मीन्स इन पिक्यूनरी हियरार्की, जिसका पिक्यूनरी जुडिक्शन सबसे लोएस्ट हो। अगर उसके कैटेगरी का सूट है तो वही फाइल होगा। बहुत लोग ये आर्गूमेंट करते हैं कि अगर 1.5 लाख से नीचे का सूट है तो हम सब जज में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब जज को अनलिमिटेड जुडिक्शन है। थोड़ा लॉजिकली सही लगता है, तब उसको अनलिमिटेड है तो 1.5 लाख से नीचे का क्यों नहीं है? इट इज इंक्लूडेड। 1.5 लाख के बाद ही नहीं उससे आगे 2 लाख 4 लाख होगा। मुंसिफ तो बनाया गया है ना, कुछ तो रीजन होगा ना मुंसिफ बनाने का। 15 सेक्शन के हिसाब से लोएस्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई के साथ वो बार करता है। तो इस पर पहले कोई जजमेंट नहीं था। पहला जजमेंट कश्मीर हाई कोर्ट का एक आया था, मेरे ख्याल से वो जजमेंट 67-68 का है, बहुत पहले की बात है। 1980 में हम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा ही बहस कर रहे थे, हमारा उसमें कोई जजमेंट नहीं था। जज साहब ने कहा कि कोई जजमेंट दिखाए, ही वॉज नॉट कन्विंस विथ माई आर्गूमेंट। मैंने कहा कि दिस सब जज हैज गॉट नो जुडिक्शन टू एंटरटेन इट बिकॉज इट इज कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड हु इज मुंसिफ। तो सब जज साहब का कहना था कि ही हैज गॉट अनलिमिटेड जुडिक्शन, देन व्हाई नॉट बिलो 1 लाख। उस समय कम था, उस समय मेरे ख्याल से 20,000 ये कुछ था जुडिक्शन, व्हाई नॉट, उनका क्वेश्चन मार्क था। तब हमने उनको समझाया था, जो लॉजिक हमने दिया था। बाद में हमको जजमेंट खोजे तब मिला कश्मीर का जजमेंट, फिर हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ था। हमने कहा कि आप अगर फर्स्ट क्लास का टिकट ले लेते हैं रेलवे में और 3rd क्लास में रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, आप एज ए मैटर ऑफ राइट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दूसरा, आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है,
ट्रेन छूट गई तो क्या आप उस टिकट से बस में ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बड़ा सही आर्गुमेंट। तो हंसने लगे। लॉजिकली, बट लॉजिक एंड्स वेयर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन कम्स। कभी कभी समझने के लिए कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन को समझने या इंटरप्रेट करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड होना चाहिए और कॉमन सेंस भी होना चाहिए। लेकिन लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट द लॉ and to understand the law and to apply the law. डेफिनेटली। तो ये समझ गए? लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में सेक्शन 15 के अनुसार हमको जाना पड़ेगा। वो लोएस्ट ग्रेड हो गया पिक्यूनरी जुडिक्शन के हिसाब से। अब पिक्यूनरी जुडिक्शन जब हो गया तब क्वेश्चन आता है टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो टेरिटोरियल जुडिक्शन भी जो है वो इसी एक्ट के, सिविल कोड एक्ट के तहत ही डिफाइंड होता है। जब नोटिफिकेशन आपका होगा एज ए मुंसिफ, तो आपको मुंसिफ पटना सदर बना दिया जाएगा। जनरली मुंसिफ का कोड एक सब डिवीजन में होता है। एक सब डिवीजन के लिए एक पटना सदर सब डिवीजन है, तो यहाँ एक मुंसिफ होगा, उसका पूरे सदर में जुडिक्शन है। तो चूंकि पटना बहुत थिकली पॉपुलेटेड टाउन है और यहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो हो सकता है कि पटना में सदर सब डिवीजन में 2-3 मुंसिफ बना दिया जाए और उनको थाना वाइज, जिसे मजिस्ट्रेट का थाना वाइज आजकल अलॉट कर दिया है। क्योंकि सीजीएम जो होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ द मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, तो हियरार्की में सबसे ऊपर होता है। लेकिन बाद में सब जुडिक्शन बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पटना में 25-30 जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो सबका थाना वाइज जुडिक्शन बांट दिया गया, बट ऑल बिलोंग टू वन सब डिवीजन। तो एक ही सब डिवीजन में कई का हो गया। लेकिन एसडीजीएम जो होता है परमानेंट कोर्ट, वो सब डिवीजन में होता है, एक ही होता है एसडीजीएम। लेकिन अगर उसी के रैंक और अफसर है तो एसडीजीएम 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया गया। इससे पता चलता है एक सब डिवीजन में कैसे डिवीजन होगा। तो आपके यहाँ पटना में या कहीं आरा में या जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, तो आप देखिएगा अगर नोटिफिकेशन निकालिएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा मुंसिफ सब डिवीजन का नाम लिखा होगा। तो ये इसी से टेरिटोरियल जुडिक्शन भी डिफाइन होता है। तो ये समझ गए पिक्यूनरी जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुडिक्शन, कहाँ से जुडिक्शन मिला, किस एक्ट से मिला। तब ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 15 के बाद कि 16 कब अप्लाई करेगा। सर और जितने भी केस आएंगे वो तो फाइल होंगे परमानेंट कोर्ट में ही, परमानेंट, बाकी डिस्ट्रीब्यूट होंगे थाना के हिसाब से अपना जो। हाँ, जो लोकल अरेंजमेंट है वो अपने आप वहाँ पर सब, वो तो लिस्ट बनाता है हेड क्लर्क लोग, सिलसिलेदार लोग बनाता है, उसको मालूम रहता है अप टू डेट। आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, कभी कभी आपके यहाँ जब क्वेश्चन आएगा, आप मुंसिफ हैं, आपके यहाँ सूट फाइल हुआ और डिफेंडेंट ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि इनका 1.5 लाख का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट नहीं है, 5 लाख का इनके जुडिक्शन से बाहर, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जुडिक्शन के अंदर है कि नहीं। हाँ, देन चूंकि प्रिलिमिनरी इशू हो जाएगा, तो प्रिलिमिनरी इशू का अलग लॉ है ऑर्डर 14 में, इशू विच गोज टू द रूट ऑफ द केस। क्वेश्चन ऑफ issue of law can be raised as a preliminary issue, but every court has to decide the suit on almost all issues involved in the suit. A issue कब involved होता है? One fact is admitted by the plaintiff and that fact is denied by the defendant, that it gives rise to a tribal issue. तो ट्राइबल इशू जो होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। 10 इशू है तो 10 को भी डिसाइड करना, पीस मिल इशू नहीं डिसाइड हो सकता। तो ये तो लेटर स्टेज में आएगा। लेकिन अगर अभी सूट फाइल हुआ, इनिशियल स्टेज में जुडिक्शन हैज बीन चैलेंज, देन इट गोज टू द वेरी रूट ऑफ द मैटर, इवन दो सर्टेन फैक्ट्स आर इन्वॉल्व, because valuation has to be ascertained on the basis of certain facts, and for that evidence is required oral evidence or documentary evidence. Unless those evidence are before the court is not in a position to decide the pecuniary limits of the suit or the court. But for that purpose it goes to the root of the matter, and if the valuation enhances after ascertaining it,
then the courts become functus officio because the court has no jurisdiction to entertain that suit beyond his pecuniary jurisdiction. Therefore, ultimately it becomes an issue of mixed question of fact and law, which goes to the root of the jurisdiction of the court. The jurisdiction of the court is ousted. तब क्वेश्चन अराइज करता है कि जब कोर्ट का जुडिक्शन ही आउस्ट हो जाता है तो हाउ द कोर्ट विल एग्जामिन दैट वेदर दिस इज विद इन माई जुडिक्शन और इट इज बियॉन्ड माई जुडिक्शन. सपोज कर लीजिए कि 5 लाख वैल्यू है, अब आपके यहाँ 1.5 लाख करके फाइल हो गया और एक पार्टी रेज कर दिया कि 5 लाख है. तो अगर मान लिया कि आप अल्टीमेटली एविडेंस से फाइंड आउट करते हैं कि 5 लाख इसका वैल्यू है, तो 5 लाख वैल्यू फाइंड आउट करने का आपका जुडिक्शन कहाँ से आया? इट इज ए रीजनेबल क्वेश्चन दैट हैज अराइजन. तो उसके हिसाब से जजमेंट है, वो जजमेंट है, डिसाइडेड केस लॉ है, और दैट इज सेटल्ड प्रिंसिपल लॉ कि फॉर दैट पर्पस इट शैल बी अज्यूम दैट द कोर्ट हैज जुडिक्शन टू डिसाइड इट्स ओन जुडिक्शन सो फार एज वैल्यूएशन इज कंसर्न. तो अगर 1 करोड़ का भी सूट आपके यहाँ मुंसिफ के यहाँ फाइल हो गया और उसका 1.5 लाख रुपया वैल्यू नीचे दे दिया, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 करोड़ है, मेरे जुडिक्शन से बाहर है, आप प्लेंट रिटर्न कर दीजिएगा. समझ गए? अब 16 आइए. 16 में किस तरह का प्रॉपर्टी के बारे में कहता है मैडम? देखिए, सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और द अदर लिमिटेशन. देखिए, तो 2 चीज हो गया, पेक्यूनियरी जुडिक्शन, तो एक चीज छट गया. अब तक के मालूम हो गया कि हमको मुंसिफ में करना है कि सब्जेक्ट के. और अदर लिमिटेशन क्या है? यहाँ पर रेलिवेंसी समझिए. अदर लिमिटेशन, हाँ पढ़िए. For the recovery of immovable property with or without rent or profits. हाँ. For the partition of the immovable property. For foreclosure, sale or redemption in the case of mortgage of or charge upon immovable property. For the determination of any other right to or interest in immovable property. For compensation for wrong to immovable property. For the recovery of movable property actually under distraint or attachment. Shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. Provided that the suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually or voluntarily resides or carries out business or personal works for gain. In this section, property means property situated in India. देखिए, तो 2 चीज क्लियर हो गया. आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी का जुडिक्शन नहीं है. दूसरा ही हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सूट्स. इसमें डिफाइंड किया हुआ है कितना तरह का सूट होगा. तो सीधा प्रिंसिपल हुआ कि जहां सूट प्रॉपर्टी सिचुएट करता है जिस कोर्ट के जुडिक्शन में, उसी कोर्ट में होगा. सेक्शन 16 स्पेसिफाई करता है, नेचर ऑफ सूट को स्पेसिफाई करता है. अगर प्रॉपर्टी पटना में है और डिफेंडेंट जो है पटना से बाहर रहता है, तब ये अप्लाई करेगा. और जो है वेयर द डिफेंडेंट रेजाइड्स. तो अगर हमको इस नेचर का सूट है तो डिफेंडेंट बॉम्बे में भी रहता है तो सूट पटना में ही होगा. Petitioner shall follow the subject matter. हाँ, वो सेक्शन 16 में जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है. लेकिन हमारा ऑप्शन है कि अगर डिफेंडेंट में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव जो क्लॉज दिया हुआ है उसके हिसाब से. और जहां पर 2 प्रॉपर्टी अलग अलग है, जो पहले पढ़े 17, एक ही प्लेंटिफ है और एक ही डिफेंडेंट है, और 2 प्रॉपर्टी है 2 कोर्ट के जुडिक्शन में है, तो 2 में से कोई एक कोर्ट में फाइल हो सकता है दोनों प्रॉपर्टी का. ये क्लियर हो गया. उसके बाद सेक्शन 18 क्या कहता है? Place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are अनसर्टेन. तो अनसर्टेन में दोनों में से कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है. उसके बाद 21 पढ़िए. 21 objections to jurisdiction. हाँ, अब कोई कहता है कि जुडिक्शन नहीं है, तो इनिशियल स्टेज में ही उसको जुडिक्शन ले रहा है कि ऑब्जेक्शन. अगर बाद में लेता है तो इंटरटेनेबल नहीं है, और उस ग्राउंड पर डिग्री नलिटी भी नहीं होगा. सपोज कर लीजिए कि आपका जुडिक्शन नहीं है, दिल्ली प्रॉपर्टी का आपने डिग्री पास कर दिया है, अदर साइड ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो दैट डिग्री कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड फॉर वांट ऑफ जुडिक्शन.
तो जुडिक्शन के बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट क्लाउज आपको बता दिए। ये जो भी क्लाउज है वो सब ये तो रूल्स है, सिविल कोड एक्ट लागू है। अब सिविल कोड एक्ट से रेलिवेंट सेक्शन बता देते हैं आपको। अमेंडमेंट बता ही दिए हैं, 2013 का लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें आया है, और 1887 का सब तो आपको बता ही दिए हैं। पहले इसका नाम था, थोड़ा सा बड़ा नाम था, द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड आसाम, उसको हटा दिया गया। उसका नाम था, अभी जो है ना बंगाल, आगरा एंड आसाम सिविल कोड एक्ट, इसका पहले नाम था द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड आसाम। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में सब वो सब आता है, उसको आगरा से रिप्लेस कर दिया गया। और इसी में सेक्शन 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। हाँ, और उसका सेक्शन 4 में है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज, कितने नंबर होंगे। 5 में है वैकेंसी अमंग डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल जज, 6 में, और 7 कुछ डिलीट हो गया है। 8 में एडिशनल जज है, वो एडिशनल से अभी आपको मतलब नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज देखिए कई जगह डिफाइंड है डिस्ट्रिक्ट जज, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड है, जनरल क्लाउजेज एक्ट में डिफाइंड है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में भी डिफाइंड है। डिस्ट्रिक्ट जज सीधा माने हुआ जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट का जो हेड है जिला का, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एट पार होता है, सब जज एंड सब जज, एडिशनल सब जज एट पार होता है, मुंसिफ एडिशनल एट पार होता है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। डिस्ट्रिक्ट जज जिस केस को ट्रांसफर कर देगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो फॉर दैट केस ही बिकम्स डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज एंड ही एक्सरसाइजेज ऑल द पावर एंड जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो आपके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट जज आइएगा और उस तरह का मैटर आपके यहाँ आएगा तब आपको जरूरी है। टेम्पोरी चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ कोर्ट सेक्शन 9 में कहता है। पावर टू 13 देखिए, ये आपके काम का पावर टू फिक्स लोकल लिमिट्स ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट, यही टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में कहता है। The state government may by notification in the official gazette fix and alter the local limits of the jurisdiction of any civil court under this act। तो इसलिए हमेशा अगर डाउट हो तो नोटिफिकेशन मंगा के देखिएगा। ये पढ़ाने की बात नहीं है, ये देखने की बात है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये एक आध बार ऐसा डिस्प्यूट हम हाईकोर्ट में बहस होते देखे हैं कि वेदर जो कब हुआ, जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन होता है ना, बहुत सारा नया डिस्ट्रिक्ट बना है, बनते रहते हैं, नया सब डिवीजन अभी कुछ दिन पहले भी बने हैं यहाँ, तो कुछ एरिया कट के चला जाता है पुराना सब डिवीजन से, तो कुछ एरिया पर कंट्रोवर्सी हो गया। और जिस समय आपका मान लीजिए हियरिंग चल रहा था, उस समय इस एरिया में था, और हियरिंग के बाद जजमेंट नहीं हो सका, दूसरा कोर्ट जब कंस्टिट्यूट हो गया तो जजमेंट इस कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो हाई कोर्ट में मैटर चला कि वेदर दिस कोर्ट है जुडिक्शन और दिस कोर्ट है जुडिक्शन। तो ऐसा रेयरली होता है, हो सकता है, तो इसके लिए ये देखना जरूरी है नोटिफिकेशन। तो इसी के अंदर होता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका एक आउटलाइन हम दे रहे हैं। और प्लेस ऑफ सीटिंग ऑफ कोर्ट, ये भी यही एक्ट डिसाइड करता है। वैकेशंस ऑफ कोर्ट, ये भी डिसाइड करता है। सील ऑफ द कोर्ट, हर कोर्ट का सील होता है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कई बार हम सेशंस जज लोग को बताए हैं, आजकल देखते हैं, और इस पर कुछ लोग तो ध्यान दिए हैं पर्टिकुलर, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब बेल हो रहा है और बेल का ऑर्डर में नीचे दस्तखत होता है सेशंस जज का, लेकिन मोहर रहता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का। इज इट करेक्ट? क्या होना चाहिए? जिसने बेल दी उसी का मोहर होना चाहिए। नहीं, तब आप नहीं समझे। मैडम आप बताइए। सर उन्होंने अपना पावर उनको असाइन कर रखा है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज पावर नहीं दिया, फिर से हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी बात है, इसलिए ये हमेशा गलती होते आ रही है, उस पर लोग कोई ध्यान नहीं देता है।
लेकिन न्यू कमर्स को ये सब चीज टेक्निकलिटी को जानना, समझना, परखना चाहिए ताकि आगे आप गलत नहीं कर सके। इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है, लेकिन कभी किसी जज का इस पर नजर पड़ जाए तो बहुत एम्बैरेसिंग ऐसा लगता है। सेशन जज का जुडिक्शन होता है जब वो क्रिमिनल मैटर्स देखता है, एक ही ऑफिसर है। तो सीआरपीसी में कहीं डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और सीपीसी में कहीं सेशन जज नहीं मिलेगा। तो बोथ आर क्वाइट डिफरेंट, पर्सन इज सेम बट एक्सरसाइज डिफरेंट जुडिक्शन अंडर डिफरेंट एक्ट। तो जब बेल ग्रांट कर रहा है सेशंस जज की हैसियत से, तो जो ऑर्डर सीट के नीचे जब दस्तखत करेगा तो एज ए सेशन जज ने करेगा, ही इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट जज एट दैट टाइम। तो चूंकि क्या है, बहुत लोग लॉजिक देते हैं, सर मोहर बना हुआ है कोर्ट का, वही लगा देते हैं कि आपको देखना चाहिए था दस्तखत करने के समय में, आप दो अलग अलग मोहर बनवाइए। मुझे लगा फिर डीजे ने पास किया ऑर्डर और एडीजी उस पे मोहर लगा। हाँ, मुझे भी क्वेश्चन पहले ये लगता है कि नहीं, वो ऐसा बना हुआ है, एडीजे 1, 2 का रहता है, तो उस सब में रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, अलग अलग बनवानी चाहिए, अलग अलग देना चाहिए। अब सिविल में भी आप लगा रहे हो, बेल में लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पावर ही नहीं है, कहाँ से लगा? गलत लगता है ना। अब देखिए, अब बहुत बार हम समझाएं, काजल लगाने से खूबसूरती बढ़ती है, मर्द या औरत आंख में लगा ले तो, और वही काजल अगर गाल में लग जाए तो सब लोग टोकेगा कि कालिक है, ये कोई नहीं कहेगा कि काजल है। और आपके काम का नहीं, उसके बाद है 18 में एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सिविल जज सीनियर डिवीजन। इसमें देखिए सेक्शन 15 का सीपीसी का दिया हुआ हवाला, इसको पढ़ देते हैं आपको। सेक्शन 18, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, आप लोग भी मोबाइल में निकाल सकते हैं सिविल कोड एक्ट। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड the jurisdiction of a district judge or civil judge senior division extend subject to the provision of section 15 of the Code of Civil Procedure. Subject to 15 competent, close competent. हाँ, यहाँ पर इसको नहीं दिया रहता था, कंफ्यूजन होता। तब कह सकता था सब जज कि हमको 1 रुपया का सूट का भी जुडिक्शन है। कंपार्टमेंट अलग अलग, द जुडिक्शन ऑफ सब जज स्टार्ट्स एक्सीडिंग वैल्यू 1,50,000। सो all actions taken in a suit beyond that limit 1,50,000 is without jurisdiction. Exceeding jurisdiction तो without jurisdiction होगा, जिस पर jurisdiction नहीं है वो भी without jurisdiction माना जाए। आपका जो केस था, आपने ये कोर्ट नहीं किया था उस वक्त, ये कोर्ट नहीं किया था जब आप कहते हैं ना कश्मीर का जजमेंट देना पड़ा। ये जो अमेंडमेंट 2013 में आया है, अभी मेरा केस 1980 का केस था। ऐसा जब सीआरपीसी नया नया बना था 1973 में, तो 2-3 साल तक काफ़ी डिबेट होता था हम लोग का। आप कुछ ग्रुप था लॉयर्स का, जिसमें 2 सीनियर लॉयर थे और हम लोग 5-7 कलीग थे। वी वेर यंग स्मार्ट प्रैक्टिशनर ऑफ दैट टाइम, तो हम लोग हमेशा लॉ पर डिस्कस करते थे, सीनियर लोग से बहस करते थे फॉर एंड अगेंस्ट। तो सालों साल तक डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कोई चीज़ बहुत सारा ड्रेस्टिक चेंजेज हो गया। आप लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है सीआरपीसी के बारे में। एसडीओ को सारा पावर था पहले, मर्डर केस का ट्रायल भी एसडीओ करता था, बेल कॉग्निजेंस सारा पावर एसडीओ का था। तो सीआरपीसी में भी कई चेंजेज हो गया, कई सीआरपीसी बना, कितना अमेंडमेंट हुआ, फाइनली ड्रेस्टिक चेंज हुआ। अब फिर 1 साल अगले साल तक आपका पूरा आईपीसी सीआरपीसी सब चेंज हो रहा है। कुछ नया चीज जुटेगा, कुछ पुराना चीज, सब ऑब्सोलीट हो गया, प्रोविजन उसको हटा दिया जाएगा। तो बहुत डिफिकल्टी हुई था। अब सीजीएम का जुडिक्शन पर हमने एक क्वेश्चन रेज किया था 1974 में। सीजीएम क्या कंप्लेंट केस में कोई क्वेश्चन था, उस बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया था सीजीएम साहब ने। ऑर्डर भी बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मेरे अगेंस्ट लिखा, और अल्टीमेटली सेम मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया 8 साल या 10 साल के बाद, और जो मेरा व्यू था वही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। किस बारे का? वो एग्जैक्टली इशू याद नहीं है। कंप्लेंट केस अगर फाइनल डिसमिस होता है, ये कुछ उसी तरह का मैटर था। कंप्लेंट केस से राइज नहीं, फाइनल फॉर्म के बाद जो प्रोटेस्ट दिया था, वो प्रोटेस्ट पर कॉग्निजेंस ले सकता है। हाँ, वो उसी के बाद डिसाइड हुआ, सेटल हुआ।
पहले नहीं था। पहले व्यू था कि वंस फाइनल फॉर्म हैज बीन सबमिटेड बाय द पुलिस द कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन बट टू एक्सेप्ट इट। अब वो चेंज हो गया, अब मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डिफर विद द फाइनल फॉर्म। वो रिजेक्ट भी कर सकता है उसको, हाँ, cognizance ले सकता है। तीनों ऑप्शन है। तो ये हम उस समय बहस कर रहे थे जबकि नया सीआरपीसी 73 के लास्ट में इनेक्ट हुआ था, 74 में मेरा प्ली था सीजीएम के यहाँ। तो आपने 4 साल पुरानी सीआरपीसी में भी काम किया हुआ है। हाँ, काफी काम किए थे। इसीलिए ना जरूरी है जानना। और अगर आज का तो, लेकिन आप उतना ध्यान कौन देता है, कौन पढ़ने जाता है। ये आप समझ गए 15 ऑफ इतना ऑफ ओरिजिनल सूट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उसके बाद 19 कहता है एक्सटेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। फिर यहाँ कहता है सेव एज एफोर्सेड एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 द जुडिक्शन ऑफ ए सिविल जज जूनियर डिवीजन एक्सटेंड टू ऑल लाइक सूट्स ऑफ विच द वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹1,50,000। देखिए यहाँ पर बड़ा एक टेक्निकल आवेगा, अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जो आपको पहले हम बता चुके हैं वो सेक्शन 19 आप नोट कर सकते हैं, वो 1,50,000 यहीं पर लिखा हुआ। और उसके नीचे सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ एडिशनल का, The state government may, on the recommendation of the High Court, direct by notification in the official gazette, with respect to any civil judge junior division named therein, that his jurisdiction shall extend to all like suits of such value not exceeding ₹35,000 as may specified in notification. एडिशनल मुंसिफ जो कहते हैं अभी 1-2 होगा उनका 35, तो ये बाई नोटिफिकेशन आएगा। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डेलीगेट टू द हाई कोर्ट इट्स पावर अंडर दिस सेक्शन। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट को डेलीगेट करेगा तो फिर हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा। तो देयर मस्ट बी सम नोटिफिकेशन आइदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट इज द पिक्यूनरी जुडिक्शन। दो तरह का इसमें स्पेसिफाई हो गया, एडिशनल मुंसिफ का 35,000 और मुंसिफ का 1.5 लाख। लेकिन ये 35,000 अगर स्पेशली किसी का है तभी होगा, अगर हो सकता है किसी का नोटिफिकेशन नहीं है 35,000 का, ये समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप एडिशनल मुंसिफ में पोस्टिंग होती है और आपका नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 35,000 तक करना है तो आपका 1,50,000 ओरिजिनल जुडिक्शन होगा। अगर नोटिफाई कर रहा हुआ है तो ही 35,000 होगा। नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं, करेगा। गवर्नमेंट करेगी या हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन होगा। अगर गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग भी कर सकता है हाई कोर्ट, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जानने और समझने की आवश्यकता है। ये जो आप सिविल कोर्ट रूल्स है इसी में सुविधा के लिए दे दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। जो इसमें कुछ जजमेंट्स वगैरह भी दिया हुआ और समझने के लिए। सर अगर कोई प्रॉपर्टी 2 लाख 10 लाख की है, पर क्या मुंसिफ टाइटल डिसाइड कर सकता है उसका, जैसे पेक्यूनिटी के हिसाब से टाइटल, अगर सूट सब्जेक्ट मैटर मनी है, किस तरह से डिसीजन डिसाइड होती है? देखिए प्रॉपर्टी तो आजकल कोई 1.5 लाख की बची ही नहीं है छोटी। हाँ, सूट का वैल्यूएशन वो अलग है सब्जेक्ट, अब बताएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी रेफरेंस बताते हैं। एक होता है कोर्ट फीस एक्ट और एक होता है सूट वैल्यूएशन एक्ट। नाम सुने हैं? Yes, sir. सूट वैल्यूएशन एक्ट नाम सुने हैं? तो सूट वैल्यूएशन एक्ट डिसाइड करता है नेचर ऑफ द सूट, और कोर्ट फी एक्ट डिसाइड करता है कि किस नेचर के सूट में कितना कोर्ट फीस लगेगा। कोर्ट फी के हिसाब से जो डिसीजन तय होती है। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं। जुडिक्शन के हिसाब से कोर्ट फीस लगता है, नेचर ऑफ सूट के हिसाब से लगता है। अब कुछ मोटा मोटी बात बता देते हैं, हालांकि सब्जेक्ट से डेविएशन है, फिर भी कोई कोई एग्जांपल देना कि हाँ। 50 लाख की प्रॉपर्टी है मुंसिफ अब बता रहे हैं आपको। इसको तो बॉर्डर लाइन आप समझ लीजिए, तब फिर आगे बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा। वो LOC LAC कहाँ पर है ये जान लीजिए। 3 तरह का कोर्ट फीस होता है मैडम, आप ध्यान दीजिए। 3 तरह का कोर्ट फीस होता है। कोर्ट फीस एक्ट निकालिए मत।
किताब निकालने की जरूरत नहीं है मेरे क्लास। जब हम कहें कि समझाने के लिए आपको निकालिए ऐसे, तो हमारे पास सारा, एक दिन हम बहस कर रहे थे हाई कोर्ट में प्रोबेट मैटर, और जज साहब कह रहे थे, अब जज साहब के जो सीनियर थे, जो जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, और उनके ही जूनियर है वो, तो वही मेरे साथ काम किए थे। तो हमने कहा कि हमको किताब की आवश्यकता नहीं, एक एक सेक्शन हमको याद है, आप किताब निकालिए, हम बताते हैं किस सेक्शन में क्या है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। तो वो फिर तब पढ़ने लगे। वो इंसिस्ट कर रहे थे किताब लेके बोलिए, ये किताब लेके बोलिए। संजोग से जूनियर किताब लेके नहीं गया था, दूसरे कोर्ट में थे, चले गए। किताब की आवश्यकता बहुत है, बहुत जरूरी है। कहावत है, शास्त्र सुचिंती पुनि पुनि बाँचे पुनि पुनि सोचे। ये कभी नहीं समझिएगा कि हम ये प्रोविजन जान गए तब देखने की जरूरत नहीं। हजारों बार सीपीसी हम लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज भी कोई प्रॉब्लम आएगा, हम जान भी रहे थे, एक बार उलट के देख रहे हैं। इट हैज बिकम आवर बैड हैबिट टू गो थ्रू बुक, बार बार किताब देखना। ये गुड हैबिट हो गया है बैड हैबिट से। इससे क्या है कि कभी मिस्टेक नहीं होगा, और आपका जो व्यू है वो पक्का हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, आप समझ रहे हैं कि हाँ ये प्रोविजन है, लेकिन जब अप्लाई करना हो तो एक नज़र दे, एज ए जज या एज ए एडवोकेट, दोनों के लिए अप्लाई करता है। अब कोर्ट फीस का 3 सैलिएंट पॉइंट बता रहे हैं, चूंकि भी रेलिवेंट है। पहला होता है फिक्स्ड कोर्ट फीस, कैटेगरी है कोर्ट फीस का। दूसरा होता है डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस, और तीसरा कोर्ट होता है एड वैलोरम कोर्ट फीस। एड वैलोरम का माने जानते हैं? अकॉर्डिंग टू प्राइस है। हाँ, एज पर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एड वैलोरम कोर्ट फी। तो फिक्स्ड कोर्ट फी और डिक्लेरेटरी कोर्ट फी हमेशा एक ही रहता है। जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे तो 15 रुपया था, आज के तारीख में 250 रुपीज़ है। फिक्स्ड कोर्ट फीस और डिक्लेरेटरी कोर्ट फीस दोनों 250 रुपीज़। अब एड वैलोरम कोर्ट फी जो है वो नेचर ऑफ सूट एंड नेचर ऑफ रिलीफ के हिसाब से वैरी करता है। उसको देखने के लिए सेक्शन 7 कोर्ट फीस एक्ट देखिएगा। और सेक्शन 7 कोर्ट फी एक्ट में रोमन में स्मॉल 1 2 3 4 5 लेके 11 सब सेक्शंस हैं। डिफरेंट नेचर ऑफ सूट के लिए वहां पर प्रेस्क्राइब किया हुआ है कितना कोर्ट फीस है। प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना भी हो, फिर वैल्यूएशन उसके हिसाब से अलग निकल के आती है, तब वो 1.5 लाख की रेंज में। नहीं, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना नहीं, वो उस समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझा दें। अब उसके बाद जब जरूरत होगा तो सबसे पहले देखिएगा कि किस क्लाउज के अंदर ही सूट आता है। फ्रीक्वेंटली जो सूट आता है उसके बारे में बताते हैं। सेक्शन 7 रोमन स्मॉल सब क्लाउज 4 क्लाउज सी। सेक्शन 7 रोमन सब क्लाउज 4 क्लाउज सी, ये जहां पर सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रिकवरी ऑफ पोजेशन या कन्फर्मेशन ऑफ पोजेशन होगा। तब एड वैलोरम कोर्ट फीस लगेगा। अब क्वेश्चन होता है एड वैलोरम कोर्ट फीस किस चीज पर लगेगा? तो 2 प्रश्न आता है। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अब मार्केट वैल्यू कॉमन डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जो अभी बाजार में बिक्री दर है जमीन का, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए एक कट्ठा का दाम है और कोई प्लेंटिव ने उसको 10 लाख रुपए वैल्यू कर दिया, तो 1 करोड़ करना चाहिए था? तो नहीं, लॉ कहता है मार्केट वैल्यू का मतलब सेल रेट नहीं, रीजनेबल वैल्यू विच हैज बीन गिवन बाय द प्लेंटिव। तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू का मतलब रीजनेबल वैल्यू विच शुड नॉट बी शॉकिंग टू द कॉन्शियंस। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगर हम 1000 दे देंगे तो शॉकिंग टू द कॉन्शियंस माना जाएगा। तो उसमें फिर सेक्शन 7 ऑर्डर 7 रूल 11 अट्रैक्ट कर जाएगा, प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है उस ग्राउंड पर। तो रीजनेबल वैल्यू माना गया।
तो 1 करोड़ क्या 25 लाख 50 लाख रीजनेबल वैल्यू हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सूट एंड फ्रेम ऑफ द प्लेंट. तो सर ये श्रेष्ठदारी डिसाइड करता है कि इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है अब डिस्कशन. बता देते हैं वो भी. सो ये जो मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है दैट इज एज पर द सर्कल रेट व्हिच इज टाइम टू टाइम नोटिफाइड बाय. नहीं, वो तो बता रहे हैं सर्किल रेट का मतलब मार्केट वैल्यू, वो इस कोर्ट में उसका रेलिवेंस नहीं है. रीजनेबल वैल्यू इसलिए कहा कि प्लेंटिव ने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर 50 लाख दे दिया तो वो रीजनेबल वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस एक्ट. उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि 1 करोड़ सर्किल रेट है या सेल रेट है, बिक रहा है. सर्किल रेट मतलब करेंट सेल रेट. उसमें तो वो भी होता है कि कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर्टी का तो वो भी ऐड होता है. हाँ हाँ सब होता है. शेड्यूल में हाँ, है हाँ, तो इस हाँ, प्रॉपर्टी का ये ऐसे रेट हाँ, जाएगा. it is that is for registration purpose, not for the purpose of suit. अब उससे विचित्र बात है जो कंफ्यूजन होगा, वो समझने में आपको समय लगेगा. तो सर वो कर लेंगे बाद में. हाँ. टॉपिक से डिस्कस. हाँ, तो वो समझने में लगेगा आपको. जैसे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं ये मान लीजिए यही प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, हमने सूट फाइल किया, डिक्लेरेशन, मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दिया है, मेरा पोजीशन कंफर्म कर दिया है, हमने अपने रिलीफ का वैल्यू कर दिया 1000 रुपया. प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, सूट लैंड वर्थ ₹1 करोड़, बट माई रिलीफ विच आई हैव वैल्यूड इज 1000. तो सूट फाइल होगा सब जज के यहाँ और 1000 पर ही हम एडवर्ड ऑफ कोर्ट फीस देंगे. Since I have not valued the suit property, I have valued the relief. And that privilege is given under that section 74C. वो लिखा हुआ है the plaintiff shall value the relief. वहाँ पर देखिएगा वर्ड यूज हुआ है निकाल करके, तो लिखा हुआ है the plaintiff shall value the relief. ये सर वो डिस्कस जो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से तो सब जज के पास जाएगा, लेकिन जो उसका रिलीफ का है नहीं, वो तो एडुलर हम उसके हिसाब से आएगा. सब जज के यहाँ ही जाएगा, लेकिन कोर्ट फीस लगेगा वो 1000 पर. जुडिक्शन चूंकि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है 1 करोड़ का, तब पिक्यूनरी जुडिक्शन उसी का होगा. तो ये सिर्फ यहाँ बिहार के ही उसमें है. आप बता देते हैं, वो भी बता देते हैं. 2 सवाल आपका आ गया इससे. कोर्ट फीस एक्ट, इंडियन कोर्ट फीस एक्ट एक ही है, लेकिन कोर्ट फीस एक्ट में अमेंडमेंट करने का अधिकार हर स्टेट को है. हर स्टेट अपना अपना अमेंडमेंट करता है. दूसरा क्या है, कोर्ट फीस एक्ट में सरचार्ज होता है. कोर्ट फीस फिक्स रहता है, सरचार्ज वैरी करते रहता है, टाइम टू टाइम वो इन्हेंस होते रहता है. तो जब बिहार में आप हैं तो कोर्ट फीस बिहार अमेंडमेंट आप देखिएगा तब सही मिलेगा. रजिस्ट्रेशन एक्ट बिहार अमेंडमेंट देखिएगा तब सही मिलेगा. स्टैम्प एक्ट बिहार रजिस्ट्रेशन देखिएगा या बिहार अमेंडमेंट के साथ बड़ा वाला कमेंट्री में या लोकल पब्लिशर का किताब देखिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे दिल्ली में है अप टू 4 लाख अगर वैल्यू है आपकी सूट वैल्यू की तो 4638 रुपए लगते हैं. फिर एवरी 1 लाख पे उसी तरह का 500 रुपए एडवोलम का कोर्ट फीस में यहाँ भी चार्ट बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ उसी तरह का है. सिमिलर है, कम बेस है, कहीं कोर्ट फीस ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन तरीका एक ही है. और सर सर जब ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें ये जानना जरूरी है, ये सिर्फ श्रेष्ठदार का ही काम होता है ये चीज जाननी हमारे को जरूरी है देखिए, तय करने के लिए. देखिए जज को तो हर चीज़ जानना जरूरी है, जज और वकील को हर चीज़ जानना जरूरी है. अब मान लीजिए कि आप एज ए मजिस्ट्रेट या एज ए सेशन जज क्रिमिनल ट्रायल कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आया और कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है पॉइजन, तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा पॉइजन है, कितना पॉइजन होता है और कितना देर के बाद डेथ होता है, क्या है. तो आप कैसे समझे, तो जज बिकम्स एन मास्टर ऑफ ऑल. क्योंकि आप जब तक नहीं जानिएगा तो समझिएगा नहीं. वकील को हर चीज़ जानना पड़ता है. अब इसीलिए बाद में जाके क्या है कि लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं कि इतना वास्ट है कि सब एरिया में लोग नहीं जा सकते. लेकिन कुछ लोग हैं, पहले तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना था, अभी जो है डाइवर्सिफिकेशन का ज़माना आ गया. फिर पहले भी ऐसे लोग होते थे कि सब तरह का काम करते थे, बीच में स्पेशलाइज हो गए. जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर जब निकला था ना, तो 2 in 1, 3 in 1, फिर 4 in 1 आया. तो ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे ऑल इन वन. हाँ, कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे. आई माई सेल्फ, हमारा जितना ब्रांच है सबका केस मेरे पास है, करते हैं, और हर ब्रांच का जूनियर है एक्सेप्ट इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स. बिहार स्टेट में जितना तरह का केस होता है सब तरह का केस हमारे पास है और करते हैं, और सबका जूनियर वाइज डिवाइड कर दिया है कि ये कंज्यूमर का केस देखेगा, ये मोटर एक्सीडेंट का देखेगा, ये बैंकिंग का, कॉमर्शियल ट्रेड एंड वगैरह का देखेगा.
मेन स्ट्रीम का केस सिविल, क्रिमिनल, रिट और रेवेन्यू, ये 4 ब्रांच का रेगुलर हमारे पास, वो खुद हम देखते हैं, और यह जरूरत हुआ तो जूनियर देखता है। तो इट अपॉन इट्स ओन स्किल, लेबर, बहुत सा कारण है इसके आधार पर, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और खास करके हायर कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट से ऊपर अगर आ जाइए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो जनरली सिविल वाले सिविल करते हैं, क्रिमिनल नहीं करते हैं। लेकिन फिर उससे भी सुपर हाई है, जो बहुत नामी गिरामी वकील हैं, आप देखिए चिदम्बरम साहब कॉमर्शियल टैक्सेशन के वकील थे, तो सिविल में भी बहस कर रहे हैं, क्रिमिनल में भी बहस कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब क्रिमिनल के वकील थे, तो रिट में सब में आ रहे हैं। सिंह भी सब में बहस कर रहे हैं, तो लाइमलाइट में आ गया तो सब ले लेता है, उसका बहुत सा कारण है। और हायर लेवल में आने के बाद चूंकि टीम वर्क हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कोई भी नेचर का केस आप लाइएगा। 1-2 बार हमको भी मौका मिला, कंपनीज एक्ट का भी केस हम पहले करते थे, अब छोड़ दिए कंपनी एक्ट का, जब से वो अलग हो गया, ट्राइब्यूनल बन गया। तो इसका भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स का, कि ट्राइब्यूनल के बाद का जो हाई कोर्ट में मैटर आता था, 1-2 टेक्निकल ग्राउंड पर बहस कर देते थे, तो वो जूनियर टीम बना हुआ है, वो लेके आया, वो कुछ पॉइंट बता दिया कि सर इसमें ये है, तो एज ए माउथ पीस बहस कर दिए। अब जितना पकड़ हमको जो रोज केस कर रहे हैं उस पर है, वो नया कोई ब्रांच ऑफ लॉ आया था, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो इस स्टेज से होता है, तो इसलिए ब्रांडेड हो गए हैं हर जगह कोर्ट में, लॉयर लोग की सिविल के लॉयर हैं, क्रिमिनल के लॉयर हैं। लेकिन आप ब्रांडेड नहीं हो सकते, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिविल करेंगे, क्रिमिनल नहीं करेंगे। आपके यहाँ तो सब मैटर जाएगा, अलग अलग जुडिक्शन है, एक बार एक जज को 4-4, 5-5 जुडिक्शन वेस्टेड रहता है, हाई कोर्ट जज को रहता है सर मैटर। एक चीज और पूछना चाहूँगी। हाँ, आप लोग का टी ब्रेक भी होता है। ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं हाँ। सारा। सर छोटा सा क्वेश्चन है हाँ। मेरा, सर इतना कहना, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट का आता है जिसमें शेयर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जैसे हम 3% या 2% करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसकी, वो बिहार में भी उसका सेम वो है? 2% और 3% क्या? जो उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे अगर शेयर वैल्यू है 1 लाख, तो वी कैलकुलेटेड कि 2% फॉर फाइंडिंग दैट सक्सेशन। आज वो तो सब कोर्ट फीस एक्ट में दिया हुआ है मैडम, उसमें चिंता की बात नहीं। सेम ये कैसे कहें, हम देखे नहीं है। आप देखिए कोर्ट फीस एक्ट, सुनिए, कोर्ट फीस एक्ट ला के रखिएगा तो कोर्ट फीस एक्ट और सूट वैल्यूएशन एक्ट, वही आपको बता देंगे। मेरे ख्याल